हिस्सा कुछ शहरों तक सिमट कर रह गया। हालात ऐसे हो गए कि चीन की 51% यानी आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ 7% इलाके में सिमट आई। इसका नतीजा ये हुआ कि पूर्वी तट पर बसे शहरों में खूब तरक्की हुई, जबकि पश्चिमी चीन और देश के दूसरे हिस्से विकास की राह देखते रह गए। 1979 में बीजिंग में हुई कांग्रेस की तीसरी बैठक में डेंग जाओपिंग ने जिस बदलाव की शुरुआत की, उसने चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन डेंग जाओपिंग की विरासत में सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि माओ की ही तरह डेंग जाओपिंग ने भी भारत और सोवियत संघ जैसे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को एक नया आयाम दिया। माओ की ही तरह डेंग भी भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा देने में माहिर थे। इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि अरुणाचल प्रदेश के सुंगदुरोंचु इलाके को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। सीमा विवाद से बौखलाए डेंग जाओपिंग ने भारत को 1962 के युद्ध जैसा सबक सिखाने तक की धमकी दे डाली। डेंग जाओपिंग की धमकी पर पलटवार करते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ही भारत और चीन के बीच सुंगदुरोंचु में छोटी बड़ी झड़पें होती रहीं। जब धमकी से बात नहीं बनी तो 1988 में डेंग जाओपिंग ने राजीव गांधी को चीन आने का न्योता दिया। डेंग के इस न्योते से दोनों देशों के बीच कड़वाहट कुछ हद तक कम हुई और 1954 में जवाहरलाल नेहरू के चीन दौरे के 34 वर्ष बाद उनके नाती राजीव गांधी बीजिंग जाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी और डेंग जाओपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया। जहां तक सोवियत संघ की बात है तो डेंग दोनों देशों के बीच कमजोर पड़ चुके कम्युनिस्ट भाईचारे को फिर से मजबूत बनाना चाहते थे। माओ के समय चीन और सोवियत संघ के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन चीन के बढ़ते अमेरिका प्रेम की वजह से सोवियत संघ नाराज था और डेंग अमेरिका के साथ सोवियत संघ को भी साधना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों ही देशों के साथ चीन के रिश्ते अच्छे बने रहें और उनको ये मौका 2 युद्धों की वजह से मिल गया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका का साथ देकर और अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मदद कर चीन 2 कट्टर दुश्मनों को साधने में बहुत हद तक कामयाब रहा। डेंग जाओपिंग की कोशिशों का नतीजा ये रहा कि उस वक्त रूस के राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचोव 89 में चीन के दौरे पर पहुंचे। कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेताओं की ही तरह डेंग भी नागरिकों को अधिकार और आजादी देने के खिलाफ थे। जब 1980 के दशक में मुद्रास्फीति बढ़ी तो छात्रों के प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। ये प्रदर्शन देखते ही देखते बड़ा हो गया और जून 89 में टाइनमेन स्क्वायर पर भारी भीड़ जमा हो गई। कहा जाता है कि चीन सरकार की नीतियों के खिलाफ टाइनमेन स्क्वायर पर 1 लाख से ज्यादा छात्र जुट गए थे। इस प्रदर्शन की शुरुआत अप्रैल 89 में की गई बीजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा, जो देखते ही देखते भ्रष्टाचार विरोधी और लोकतंत्र की मांग से जुड़े एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया। ये आंदोलन तेजी से चीन के दूसरे शहरों में भी फैलने लग गया। शंघाई समेत चीन के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनकारी अपने स्वतंत्रता, स्वाधीनता और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। 89 की गर्मियों में प्रदर्शन अपने चरम पर था। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा था। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में भी 2 धड़े बन गए थे। एक धड़े की राय यह थी कि पार्टी नेतृत्व निहत्थे छात्रों से बात करे और उनको समझाए, लेकिन डेंग जाओपिंग का मानना यह था कि छात्रों का ये प्रदर्शन सीधे तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार चलाने के उनके नियमों को खुली चुनौती है। और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख के तौर पर डेंग जाओपिंग ने छात्रों के आंदोलन को ताकत और बर्बरता से कुचलने का आदेश दे दिया। डेंग जाओपिंग का आदेश मिलते ही 3 और 4 जून